हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के 4 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग आते हैं। जो 4 टॉपिक्स हम देखेंगे वो कौन से टॉपिक्स होंगे? पहला टॉपिक्स हम देखेंगे कैंसर, दूसरा हम देखेंगे एड्स, तीसरा देखेंगे स्फुटित परागकोश की अनुप्रस्थ काट और चौथा टॉपिक से देखेंगे हम इंटरफेरॉन। ये चारों टॉपिक्स हम ऐसा नहीं आपको आधा अधूरा पढ़ाएं, हम इन चारों टॉपिक्स को पूरे टॉपिक्स पढ़ाएंगे। और टॉपिक्स के अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि इन टॉपिक्स से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हम वो क्वेश्चन भी आपको पढ़ाएंगे, ताकि इन टॉपिक अगर ये नहीं आते हैं, बाई चांस इनके क्वेश्चन अति लघु उत्तरी में इनसे कोई क्वेश्चन आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्वेश्चन भी हम आपको अच्छे से बता देंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इन टॉपिक्स से आता है तो मिस नहीं होता है। अगर आपने चारों टॉपिक्स पढ़ लिए तो मैं कहता हूं कि इस वीडियो के बाद में आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत तो ना के बराबर ही पड़ेगी, आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और स्टेप बाय स्टेप देखना, हर क्वेश्चन को देखना, क्योंकि हम हो सकता है कि अगर आपने स्किप कर दिया तो उस बीच का जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं शायद वो स्किप हो जाए आपसे और आप कहें सर हमें क्वेश्चन नहीं फंसा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से हो सके। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैंसर से। तो देखिए स्टूडेंट, आप अब समझिए कैंसर के बारे में। कैंसर क्या है? कैंसर क्या है? कैंसर एक कैसा रोग है? पहले तो क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए, कैंसर एक कैसा रोग है? क्या संक्रामक डिसीज है या अनसंक्रामक? यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है या नहीं फैल सकता है? तो बता दें हम आपको, ये एक असंक्रामक डिसीज है या असंक्रामक रोग है। समझिए कि ये रोग एक जीव अर्थात व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। यानी कि जो कैंसर है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। यानी कि अगर आप इससे संक्रमित हैं और आपके पास कोई बैठा है तो ऐसा नहीं वो आपसे संक्रमित हो जाए, लेकिन अगर कोरोना वायरस से आप संक्रमित हैं तो हो जाएगा ना। तो वो संक्रामक डिसीज है, एक संक्रामक डिसीज नहीं है। समझिए, कोशिकाओं में उपस्थित ओन्कोजीन्स। देखिए कैंसर होता क्यों है? कैंसर होता है इसलिए जो हमारी सेल्स होती हैं उनमें एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है ओन्कोजीन। वो सक्रिय हो जाने से कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं वो बनने लगती हैं। समझिए कि कोशिकाओं में उपस्थित ओन्कोजीन के सक्रिय हो जाने से कैंसर कोशिकाएं कैसी होने लगती हैं? बनने लगती हैं। जो कैंसर सेल्स हैं वो ओन्कोजीन जो होता है सक्रिय हो जाता है, जिससे क्या होती हैं? बनने लगती हैं। लेकिन होता क्या है कि अतः अगर ये शरीर में, यानी कि जो ये रोग है शरीर की कोशिकाओं के कैसे होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं वो सामान्य डिवीजन करती रहती हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, सभी स्टेज आती रहती हैं। वो अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, सभी सूत्री विभाजन होते रहते हैं। तो यानी कि एक जो हमारा सीरियल चल रहा है वो चलता रहता है। लेकिन होता क्या है, जो सूत्री विभाजन हो रहा था लेकिन वो अनियंत्रित, यानी कि वो उस पर कोई नियंत्रण ना रहे। यानी कि आपकी अगर गाड़ी है, स्टीयरिंग फेल हो जाए तो आपकी गाड़ी कहीं भी जा सकती है। तो इसमें अगर कोशिकाओं पर नियंत्रण ना रहे तो वो अजर्रा डिवीजन करती जाती हैं, और जब डिवीजन करती जाती है तो वो जो डिवीजन से सेल्स बनती है वो कैंसरस सेल्स कहलाती हैं। समझिएगा कि अतः ये रोग शरीर की कोशिकाओं के अनियंत्रित कोशिका विभाजन। समझिए, एक क्वेश्चन आ सकता है विकल्पी में, कैंसर कैसे होता है? कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन से, असूत्री विभाजन से या अर्धसूत्री विभाजन से, या आपको एक ऑप्शन मिलेगा कोशिकाओं के अनियंत्रित कोशिका विभाजन से। तो वहां पर आपको कोशिकाओं के अनियंत्रित कोशिका विभाजन से ऑप्शन सही करना है। के कारण होता है, देखिए कुछ पदार्थ कैंसर उत्पन्न करने में के सहायक होते हैं, ऐसा तो होता है। लेकिन होता क्या है कि जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो रहा था उसमें जो कुछ पदार्थ ऐसे थे जो कैंसर उत्पन्न करने में सहायक थे, यानी कि वो उसको उत्पन्न करने में सहायता प्रदान कर रहे थे, उनको हम कार्सिनोजन, उन्हें कैंसर कारक या कार्सिनोजन हम कहते हैं। और समझिए, देखिए होता क्या है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। देखिए कोशिका विभाजन होता जाता है और कोशिकाओं का एक क्या बन जाता है? समूह बन जाता है। ठीक है, समूह बन जाता है और इन समूह के को कैंसर कहते हैं। जो कोशिकाओं का एक समूह बन गया, जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो रहा था, होते होते क्या हुआ, जैसे एक सेल थी इसमें विभाजन होते गया और एक समूह बन गया इतना, और जो एक समूह है इसी को हम कैंसर कहने लगे। इसी जो समूह बन गया अनियंत्रित कोशिका विभाजन से, हम इसी को कैंसर कहने लगे। ठीक है, आइए इसके आगे का भी देख लेते हैं हम लोग।
तो देखिए स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कि जो कैंसर होता है कोशिकाओं के अनियंत्रित कोशिका विभाजन से जो समूह बन जाता है उसे ही हम कैंसर कहते हैं। लेकिन होता क्या है और कैंसर में कैंसर बढ़ता क्यों रहता है, तो समझिएगा उस बात को कि कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं सामान्य जो यानी कि जो नॉर्मल सेल डिवीजन चल रहा था उसमें जो नॉर्मल सेल्स बन रही थी उन सेल्स का होता है सामान्य कोशिकाओं का भोजन और ऑक्सीजन। जो कैंसरस सेल्स हैं वो क्या करती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। समझिए आप कि जो सामान्य सेल्स होती हैं उनका भोजन और ऑक्सीजन ग्रहण करने लगती हैं, जिससे सामान्य कोशिकाएं भी खत्म हो जाती हैं। जिससे होता क्या है, जो सामान्य सेल्स होती हैं वो खत्म होने लगती हैं, वो डेड होने लगती हैं और कैंसर सेल्स बढ़ने लगती हैं। अब हमने देखिए नोट क्यों लिखा है, नोट आप समझिए, ये नोट से एक नहीं दो नहीं बल्कि 4-6 क्वेश्चन इस नोट से आपको फंसेंगे। समझिए, यकृत की कोशिका और मस्तिष्क की कोशिका, यकृत की सेल्स और मस्तिष्क की सेल कोशिकाएं वयस्क अवस्था में ज़्यादा विभाजन नहीं करती हैं। आप जब वयस्क हो जाते हैं तो वो इसमें जो मस्तिष्क और यकृत की जो सेल्स होती हैं वो डिवीजन कम करती हैं, और जब डिवीजन ही नहीं हो रहा है तो कैंसर का कारण ही नहीं हो रहा है इन जगह पर, क्योंकि आपने ब्रेन का कैंसर और यकृत का कैंसर बहुत कम होता है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि होता ही नहीं है, होता है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर होता है। होता कब है, जो बच्चों में हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको दिया होगा कि कैंसर किसमें सामान्यतया नहीं हो सकता है जल्दी से, तो वहाँ पर यकृत या मस्तिष्क आपको एक आंसर जरूर मिलेगा। तथा इसमें वयस्क अवस्था में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। इसमें जो वयस्क अवस्था होती है उसमें विभाजन की क्षमता बहुत कम पाई जाती है, नहीं पाई जाती, ना के बराबर समझिए आप। अब हम बात करते हैं, इतना तो आपको कैंसर की डिफिनेशन समझ में आ गई या नहीं आई, तो हम फिर आपको समझा देते हैं, एक बार समझिए, इसका रिवीजन कर लीजिए कि कैंसर सेल्स होती हैं, एक कैंसर जो है एक असंक्रामक बीमारी है, असंक्रामक रोग है। इसके ओन्कोजीन के सक्रिय हो जाने के कारण कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगता है। जो कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो रहा था उसके लिए कुछ सेल्स जिम्मेदार थी, जिनको और वो सक्रिय होने से क्या हुआ, उनमें जो कारक था जिम्मेदार उसे कैंसर कारक या कार्सिनोजन कहते थे। और अनियंत्रित कोशिका विभाजन से क्या हो रहा था, सेल्स का एक समूह बन रहा था, जो समूह बन रहा था उसे ही हम कैंसर कह रहे थे। और कैंसर की जो सामान्य सेल्स थी, कैंसर सेल जो थी वो सामान्य सेल्स का भोजन और ऑक्सीजन ग्रहण करने लगती थी, जिससे सामान्य कोशिकाएं खत्म हो रही थी। तो यहाँ पर तक आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम बात करेंगे ट्यूमर कैंसर के अंदर आता है ट्यूमर कि ट्यूमर हो गया। ट्यूमर के प्रकार, ट्यूमर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, 2 प्रकार के। समझिए, ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्यूमर होता है सुदम ट्यूमर, एक होता है दुर्दम ट्यूमर। आप समझिए, सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर, ये आपको पूरी एक हेडिंग मिल सकती है, ये अति लघुत्तरी में क्वेश्चन मिल सकता है कि सुदम ट्यूमर किसे कहते हैं और दुर्दम ट्यूमर किसे कहते हैं। समझिए, सुदम ट्यूमर वे ट्यूमर होते हैं जो किसी एक पार्टिकुलर एरिया पर, समझिए ये हमारी कोई पार्टिकुलर एरिया है हमारे शरीर की, ठीक है, यहाँ तक, और इतने में कैंसर है, एक गांठ ऐसी बन गई। समझिए, एक गांठ ऐसी बन गई, ठीक है, तो क्या ये गांठ है जो हमारे शरीर में अन्य एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती, नहीं जा सकती ना, तो ये कम खतरनाक होता है, ऐसा नहीं। अगर आपके सुदम ट्यूमर है, जिन लोगों के, हमने तो एक पर्सन हमें मिले थे, उनमें हमने देखा था कि उनके यहाँ पर जो बगल होती है उसके नीचे थोड़ा था कि उनके इतनी बड़ी गांठी जैसी थी, ठीक है स्टूडेंट, तो वहाँ पर उनकी गांठी थी। तो मैंने सोचा, उनसे पूछा कि सर आपके इसमें दर्द नहीं होता है, तो वो बोलने लगे कि मेरे दर्द, अगर हम इसको दाबते हैं छेड़ते हैं तो दर्द होता है। तो स्टूडेंट हम बता दें कि कैंसर जो सुदम ट्यूमर होता है वो ऐसा नहीं, अगर आप उसको बार बार छेड़ेंगे तो वो दर्द करेगा, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। फिर अब बात होती है कि खतरनाक कौन होता है, वो आ गया दुर्दम ट्यूमर, सबसे खतरनाक दुर्दम ट्यूमर। दुर्दम ट्यूमर क्या होता है, जो दुर्दम ट्यूमर होता है वो ऐसा नहीं कि एक स्थान पर रहे, वो कहीं कहीं चला जाता है, और ये मेटास्टेसिस शो करता है। कौन सी? मेटास्टेसिस शो करता है। मेटास्टेसिस बहुत बड़ी अवस्था, इसकी 4 होती हैं, चौथी अवस्था में को कहते हैं मेटास्टेसिस, कहते हैं कि इसकी जो ट्यूमर है वो मेटास्टेसिस पर पहुंच गया, अब इनके बचने के चांस ना के बराबर। ऐसा होता है कि पूरी बॉडी में वो तार इधर से उधर, यानी कि पूरा उसका जाल बना लेता है ट्यूमर का, जहां देखेंगे वहां ट्यूमर, जहां देखेंगे वहां ट्यूमर। और अगर बात करें ट्यूमर के लिए जांच करने के लिए, तो आपकी लार से भी चेक कर दिया जाता है। तो ट्यूमर हमें बहुत खतरनाक बीमारी है, इन चीज़ों से हमें बचकर रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे कैंसर के प्रकार। देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, जो बात करेंगे कैंसर के प्रकार पर, कि कैंसर भी कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, कैंसर की हम बात करेंगे, ऊतकों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के कैंसर होते हैं। जो हमारे टिश्यू होते हैं, ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं टिश्यूज, टिश्यूज के आधार पर कैंसर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आइए हम बात करते हैं, पहला प्रकार कौन सा है। देखिए हम बता दें, सबसे पहला प्रकार होता है कार्सिनोमा, सरकोमा, ल्यूकेमिया। आप देखिए, मैं आपको ऊपर स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा,
ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है कि कार्सिनोमा देखिए ट्यूमर ही है। ट्यूमर ये कार्सिनोमा कहाँ पर होता है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसमें से जो ऑर्गन्स यानी कि जो अंग होते हैं एक्टोडर्मल उद्गम यानी कि जो एक्टोडर्म लेयर होती है उससे बने होते हैं, उनमें होता है कैंसर। कौन सा? कार्सिनोमा। एक्टोडर्म से उद्गम कैंसर को हम कार्सिनोमा कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है अति लघुत्तरी में, विकल्पी में आ सकता है कि कार्सिनोमा कैंसर किस में होता है? एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। हमारे शरीर की 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म सेल्स की। तो उसमें कौन सी लेयर में होता है? एंडोडर्म में, सॉरी एक्टोडर्म में, ठीक है। तो एक्टोडर्म में होता है, वहाँ पर एक्टोडर्म में आती त्वचा, फेफड़ा, स्तन और आमाशय आदि अंग आते हैं। लेकिन हमने जो मेन है ऑर्गन्स वो आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे कि कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है कि ये जो एक्टोडर्म की बात कर ली, अब हम बात करेंगे मेजोडर्म की। जो अंग मेजोडर्मल उद्गम से होते हैं, मेजोडर्म ऊतक से बने होते हैं, उसी में एक कार्सिनोमा होता है। वो कार्सिनोमा सरकोमा स्टूडेंट। सरकोमा जो ट्यूमर होता है या कैंसर होता है वो हमारे किस में होता है? मेजोडर्म से जो अंग उत्पन्न होते हैं उसमें कार्सिनोमा कैंसर सरकोमा कैंसर होता है। जो सरकोमा कैंसर है ये जो हमारे मेजोडर्म से जो अंग भी बनते हैं मेजोडर्म लेयर से, उसमें होता है सार्कोमा कैंसर। और इसके अगर उदाहरण की बात की जाए यानी कि कौन कौन से हैं, जैसे बात करें अस्थि हो गए, लासिका गांठें हो गई और पेशी आदि जो ऑर्गन्स हैं, इसमें सार्कोमा कैंसर होता है। अब हम बात कर लेते हैं ल्यूकेमिया की। अब हम लोग बात करेंगे ल्यूकेमिया की, जो हमारा तीसरा है। पहला हमने पढ़ा कार्सिनोमा, सरकोमा, अब हम पढ़ेंगे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? ये जो होता है रक्त कैंसर की, जो रक्त कोशिकाओं का जो कैंसर होता है उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। आप देखिए क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, अति लघुत्तरी में भी आ जाता है कि रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं, सार्कोमा कहते हैं, कार्सिनोमा कहते हैं। तो वहाँ पर आपको एक आंसर मिलेगा ल्यूकेमिया, यानी कि ऑप्शन जो मिलेगा उसमें आंसर होगा आपका ल्यूकेमिया, ठीक है। और ये किसमें होता है? WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अब हम बात करेंगे कैंसर के कारक, यानी कि कैंसर किनके से होता है। अब हम बात करेंगे कैंसर के कारक की। तो समझिए कैंसर के कारक क्या होते हैं। इससे पहले आप तीनों वो कार्सिनोमा, सरकोमा, ल्यूकेमिया के एक बार रिवीजन करके समझ लीजिए। देखिए कार्सिनोमा क्या था? ये जो एक्टोडर्म से उद्गम जो ऑर्गन्स थे उनमें होता है, जैसे त्वचा की बात की हमने, फिर फेफड़ा की बात की हमने, स्तन की बात की और आमाशय की बात की। अब हम बात करेंगे कि हमने फिर बात की दूसरा कि सरकोमा की, ये जो मेजोडर्म से अंग बने होते हैं उनमें होता है। मेजोडर्म से क्या होता है कि जो अस्थि होती है, लासिका गांठें होती हैं, पेशी होती हैं, इनमें जो कैंसर होता है उसे हम सार्कोमा कहते हैं। अब हम बात करेंगे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में हमने बात की जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें होता है, और उसमें अगर हमने उदाहरण की बात की तो WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती जाती है। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो समझ में आता जा रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करके भी बताना कि आपको एक वीडियो कैसा लग रहा है, आपको कैसा समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप तुरंत हमें कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। अब हम बात करेंगे कैंसर के कारक। समझिए कैंसर के कारक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उन्हें कैंसर कारक यानी कि कार्सिनोजन, हमने पीछे बात करी थी कैंसर के डिफिनेशन में। तो वो जो कारक हैं उनके बारे में बात करेंगे। वे पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उन्हें कैंसर कारक या कार्सिनोजन कहते हैं। निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। बात करेंगे भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक की। देखिए भौतिक कारक भी होते हैं, रासायनिक कारक भी होते हैं, जैविक कारक की भी होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले भौतिक कारक की। समझिए भौतिक कारक क्या क्या होते हैं। देखिए जो भौतिक कारक हमारे होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखिए धूम्रपान आप करते हैं। देखिए जो भी आप धूम्रपान का सामान यूज करते हैं उसमें सभी में लिखा होता है ये सेहत के लिए हानिकारक है। कैंसर बना होता है, कैंसर का चित्र बना होता है, ठीक है। और तंबाकू चबाने से भी कैंसर होता है। भौतिक उत्तेजना, समझिए कि कुछ भौतिक उत्तेजनाओं के कारण भी कैंसर हो जाता है। सूर्य की किरणें, भौतिक उत्तेजना क्या, जो जम्मू कश्मीर जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें लोग जो होते हैं वो अंगीठी जैसी अपने गले में हड़ियाँ लटकाए रहते हैं हाथ को सेकने के लिए, तो वहाँ पर ये भौतिक कारक की बात की जाती है। सूर्य की किरणें, आप समझते हैं कि सूर्य की किरणें से कौन सा कैंसर होता है? त्वचा कैंसर यानी कि स्किन कैंसर। UV रेस के पराबैंगनी किरणों से कौन सा कैंसर हो जाता है? सूर्य की किरणों से। तो ये क्वेश्चन आपको चारों इसके जो भौतिक कारक हैं वो समझ में आए। अब हम बात करते हैं रासायनिक कारक की। तो स्टूडेंट जो रासायनिक कारक हमारे हैं, अनेक रासायनिक कारक उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, कोयला हो गया, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। जो हमारी गाड़ी होती हैं उनसे जो निकलने वाला धुआं होता है, यहाँ तक कि वो भी हमें कैंसर उत्पन्न करता है। निकोटीन, कैफीन, कोयला आदि हमें सभी कैंसर उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? जैविक कारक की, क्योंकि हमने भौतिक कारक बात कर लिया, रासायनिक कारक की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं जैविक कारक की कि जैविक कारक कौन कौन से होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे जैविक कारक कौन कौन से होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले हमने बात की भौतिक कारक की, फिर हमने बात की रासायनिक कारक की, अब हम बात करेंगे जैविक कारक की। देखिए जैविक कारक क्या होते हैं, समझिएगा। विषाणु के कारण भी कैंसर उत्पन्न हो सकते हैं, यानी कि विषाणु मतलब वायरस।
विषाणु का मतलब वायरस के, जो वायरस होते हैं उनसे भी कैंसर उत्पन्न हो जाते हैं। ये विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उन्हें कार्सिनोजन, ऑन्कोजेनिक विषाणु, उन्हें हम कौन से विषाणु कहते हैं? ऑन्कोजेनिक विषाणु। ऑन्कोजीन के सक्रिय हो जाने से कैंसर बन रहा था। होता क्या है कि जो विषाणु कैंसर उत्पन्न करते हैं उन्हें ऑन्कोजेनिक विषाणु या ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर जिस व्यक्ति के कैंसर है उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, उसमें क्या क्या लक्षण उनके अंदर दिखाई देंगे, उन लक्षण की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला, उसमें जो घाव या फोड़े होंगे, उस व्यक्ति के अंदर कहीं पे चोट लग जाएगी तो वो घाव या फोड़े जल्दी ठीक नहीं होंगे, यानी कि बहुत समय के बाद ठीक होंगे। दूसरा लक्षण क्या दिखाई देने लगेगा? शरीर के भार में निरंतर कमी, उसको कमजोरी महसूस होगी, उसका जो शरीर का वेट है वो लगातार घटता जाएगा। हमेशा थकान बनी रहेगी, वो हमेशा अपने आप को महसूस करेगा, यानी कि अस्वस्थ महसूस करेगा, थकान रहेगी। जो उसके तिल या मस्से जो होते हैं वो तीव्रता से बढ़ेंगे। उसमें जो इस व्यक्ति, बहुत से व्यक्तियों में होता है कि तिल या मस्से होते हैं वो तीव्रता से बढ़ने लगेंगे। अनावश्यक रुधिर स्राव, अगर आपके जरा भी चोट लग जाएगी तो उसमें बहुत से आवश्यक से अधिक, आवश्यकता नहीं उससे अधिक रुधिर स्त्राव हो जाएगा, रुधिर बह जाएगा। तो आप समझिए, अगर आपका रुधिर चला गया तो आप बिल्कुल डेड समझिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ है नहीं जिसका उपचार ना हो, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैंसर के उपचार कौन कौन से हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, कैंसर के उपचार की बात करें तो रासायनिक चिकित्सा या कीरियोथेरेपी कहते हैं, शल्य चिकित्सा या सर्जरी, या रेडियोथेरेपी या विकर्ण चिकित्सा। आप इन तीनों को अवश्य अच्छे से समझना, हम आपको इन तीनों को अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं रासायनिक की चिकित्सा क्या होता है। रासायनिक चिकित्सा में क्या करते हैं, जो रासायनिक प्रोडक्ट होते हैं, रासायनिक योग्य होते हैं, उनसे हम मिलाकर दवाई बनाते हैं, यानी कि औषधियाँ बनाते हैं, रासायनिक औषधियाँ। तो उनसे हम क्या करते हैं, इस व्यक्ति का इलाज करते हैं, लेकिन इससे दुष्प्रभाव बहुत होते हैं। इसके साथ में जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं हमारे शरीर पर, इसका दुष्प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ता है। किसमें? रासायनिक चिकित्सा या कीरियोथेरेपी। क्वेश्चन आ जाता है अतिलघुत्री में, कई बार अगर आप अंशाल पेपर उठा के देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कीरियोथेरेपी क्या है। तो वहाँ पर आप लिखेंगे कि कैंसर रोग के उपचार के लिए रासायनिक यौगिकों द्वारा औषधियों का उपयोग किया जाता है, जिसे ही हम कीरियोथेरेपी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शल्य चिकित्सा या सर्जरी। सर्जरी शब्द आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि इनकी सर्जरी हुई, इसकी सर्जरी हुई, उसकी सर्जरी हुई। तो सर्जरी में क्या करते हैं, जिस स्थान पर हमारा कैंसर होता है। देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखिए सर्जरी कहाँ हो सकती है, सर्जरी जो वहीं हो सकती है जहाँ पर हम सुदम ट्यूमर होगा, क्योंकि वो एक स्थान पर होगा सुदम ट्यूमर, तो वहाँ पर ही हम सर्जरी कर सकते हैं। अगर आपके दुर्दम ट्यूमर है तो वो तो मेटास्टेसिस शो करेगा, हर जगह होता, कहाँ कहाँ आप सर्जरी करेंगे, पूरा शरीर हटवा देंगे क्या? तो वहाँ पर क्योंकि दुर्दम ट्यूमर होता है उसमें सर्जरी की जो यानी कि चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर्जरी होती क्या है। सर्जरी में क्या करते हैं, अगर आपके कहीं पर कैंसर है, हमने बात बताई थी आपको स्टोरी कि किसी व्यक्ति के बगल के नीचे कैंसर था, अगर वो चाहें तो सर्जरी करा के उस स्थान का वो हटा दे तो वहाँ पर उसको कैंसर से मुक्त हो जाएगा। लेकिन वो कब था, उसके दुर्दम ट्यूमर था, सुदम ट्यूमर था, ठीक है, तभी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं रेडियोथेरेपी या विकर्ण चिकित्सा। रेडियोथेरेपी या विकर्ण चिकित्सा में क्या होता है, इसमें यूवी रेस या अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो तीव्रता से बढ़ रही हैं, जो कैंसरस सेल्स बढ़ रही होती हैं, कोशिका विभाजन, उस पर रोक तो लग जाती है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो इसमें जितनी सही नहीं होती उससे ज़्यादा हमारी नॉर्मल सेल्स डेड हो जाती हैं, क्योंकि कैंसर सेल्स मरेंगी, जो उसके पास में नॉर्मल सेल्स होंगी आसपास पूरे शरीर में, जहां पर तक उसका प्रकाश जाएगा तो वो नॉर्मल सेल्स भी डेड हो जाती हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से कवर हो गया होगा। कवर हो गया तो हमें कमेंट करके बताइए। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है एड्स। एड्स टॉपिक भी, इससे भी कई क्वेश्चन मिलते हैं, कई क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो आइए हम एड्स की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं एड्स पर। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS का फुल फॉर्म होता है एक्यूराइड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्यूराइड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी अतिलघुत्री 1 नंबर में आ जाता है, तो आप इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे। देखिए एड्स होता क्या है, एड्स जो होता है वो HIV वायरस द्वारा होता है, तो आप पहले इससे समझ लीजिए, फिर हम आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देंगे। ये रोग रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस का ये, पश्च विषाणु का ये, या HIV वायरस के कारण होता है। जो हमारा एड्स है,
रिट्रोवायरस इंग्लिश शब्द है, पश्च विषाणु हिंदी शब्द है। पश्च विषाणु HIV वायरस से होता है। इसका आनुवंशिक पदार्थ, देखिए वायरस होते हैं उनका भी आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ होता क्या है? ES फॉर सिंगल, ES फॉर स्टैंड RNA। कौन सा होता है? सिंगल स्टैंड RNA। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? सिंगल स्टैंड RNA। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। आप अगर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर या अनसॉल्व पेपर सॉल्व करते हो, वहाँ पर आपको मिला होगा कि HIV का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? सिंगल डबल स्टैंड RNA। इनके 4 विकल्प आपको दिए होंगे, वहाँ पर आपको एक विकल्प मिलेगा सिंगल स्टैंड RNA। हो सकता है पूरा मिल सकता है, सिंगल स्टैंड RNA पूरा लिखा मिल सकता है, लेकिन ऐसे भी मिलता है, आप उसको ध्यान रखें। SSRNA, SSRNA, एस का मतलब सिंगल, एस फॉर स्टैंड RNA, ठीक है। होता है। इसकी खोज लुक मांटेगनियर, आप अच्छे समझिए, मांटेगनियर और रॉबर्ट लिखा है स्टूडेंट, रॉबर्ट रॉबर्ट गैलो ने की थी। वायरस जो है न्यूक्लिक प्रोटीन के बने होते हैं। जो वायरस होते हैं वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक प्रोटीन के बने होते हैं, अर्थात प्रोटीन से बना इनमें कवर न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? RNA पाया जाता है, ठीक है। और समझिए, ये रोग मनुष्य की प्रतिरक्षा को समाप्त कर देता है। ये जो रोग होता है, मनुष्य की जो प्रतिरक्षा होती है उसको क्या करता है? समाप्त कर देता है। जब आपकी प्रतिरक्षा ही समाप्त हो जाएगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही समाप्त हो जाएगा, तो जिससे कारण जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोन यानी कि जो भी आपसे अटैक करेगा आप उसके संक्रामक हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर उनसे लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। जब हमारे अंदर इम्यूनिटी होता है, जो हमारे अंगे वायरस जाता है तो उसके खिलाफ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम एंटीवायरस बनाता है, तो उसको खत्म कर देता है, जिससे हम कुछ समय तक बुखार रहता है, बुखार भी चला जाता है। आप समझिए कि बुखार क्यों आता है? होता है कि जब हमारे अंदर कोई वायरस, विषाणु कोई अटैक करता है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उससे लड़ाई करती है तो खून बहता है। आप समझिए, जंग होती है तो गुस्सा आता है, तो उसमें क्या होता है? हमारे शरीर की जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बुखार आ गया। इसमें हम आपको एक ज्ञान की बात बता देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत दवाई लेने भाग जाएं, कुछ समय बाद जाइए, क्योंकि ऐसा भी नहीं आप 2-4 दिन रुक जाइए, वो आप पे हावी हो जाइए वो दवाई 1-2 घंटे आने के बाद जाइए, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अगर आप तुरंत ले लेंगे तो वो डाउन होने की संभावना होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपको ये बात समझनी चाहिए। अगर आपको अभी नहीं समझ में आती है, अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर डिग्री करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आइए हम बात करते हैं। होने से संक्रमण से मनुष्य अपनी रक्षा नहीं कर पाता। जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम नहीं सही होगा तो आप अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, अतः अंत में उसकी मृत्यु ही हो जाएगी। तो मृत्यु निश्चित है। अब हम बात कर लेते हैं इसका संक्रमण होता कैसे है। इस रोग का संक्रमण जो होता है HIV वायरस द्वारा होता है तथा संक्रमण व्यक्ति शरीर के द्रव्य में पाया जाता है। जो अगर आप किसी व्यक्ति के शरीर के HIV से संक्रमित है, यानी कि एड्स से संक्रमित है, अगर उसके शरीर के आप कोई भी द्रव्य चीज़ का यूज करते हैं, आपके अंदर वो जाती है, तो पक्का वो आप HIV के संक्रमक हो जाएंगे। अगर हम इसके संक्रमण की बात करें तो इसमें जो यानी कि जो इससे संक्रमित होगा उस व्यक्ति में लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे? उस व्यक्ति में जो उसका वजन होगा वो निरंतर कम होता जाएगा। रात में ज़्यादा पसीना आएगा। प्रतिरक्षा तंत्र कैसा होने लगा? कमज़ोर होगा, जिसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र अगर कमज़ोर होने के कारण जुखाम, खांसी, सिर दर्द, बुखार आदि रोग, यानी कि आप समझिए उस व्यक्ति के अंदर जिसको एड्स है ऐसी कोई बीमारी नहीं जो उसके अंदर बीमारी ना हो। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए, इससे कैसे बचा जाए। तो आइए हम नियंत्रण भी समझ लेते हैं, आपको बता देते हैं। तो समझिए स्टूडेंट, जो नियंत्रण होते हैं, नियंत्रण आप समझिए, हमने 3 नियंत्रण आपको दिए हैं कि रक्त ट्रांसफ़र के समय HIV की जांच करनी चाहिए, क्योंकि जिस समय आप रक्त ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हमने बताया ये रोग है द्रव से फैलता है, शरीर के द्रव से, तो फ्लूइड से, यानी कि रक्त भी एक द्रव है, बहता है। ठीक है। तो क्योंकि रक्त के समय रक्त में HIV की जांच करा लेनी चाहिए। HIV की बिना जांच आप किसी भी व्यक्ति का ब्लड नहीं लेना चाहिए। आप अगर ब्लड निकालवाने जाते हैं तो वहाँ पर एक्स्ट्रा जांचें आपकी पहले ही कर ली जाती हैं, उसके बाद में आपका ब्लड निकाला जाता है। ठीक है। किसी व्यक्ति का सेविंग किया हुआ ब्लेड नहीं उपयोग करना चाहिए। समझिए, आप किसी भी व्यक्ति ने यानी कि HIV यानी कि एड्स से संक्रमित है, उसका आपने सेविंग किया, यानी कि समझिए दाढ़ी बनाई, सेविंग की और दाढ़ी बनाई, तो उसने जो ब्लेड उपयोग किया बाई चांस वो कट गया, कहीं पर कट गया, धीरे से उसका जो खून निकला वो ब्लेड में लग गया, और आपने भी उसी ब्लेड से सेविंग किया, यूज किया, कहीं भी आप भी उससे कट गए, यानी कि इसका फ्लूइड जो है वो कांटेक्ट में आ गया, इसका खून उस पर लगा था और आपका भी वहाँ पर लग गया।
तो कांटेक्ट में आ गया, ट्रांसफर हो गया, तो आप भी HIV के संक्रमित हो गए। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप यौन संबंध के समय आपस से सावधानी रखना चाहिए, तो आपको पता होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक, तीसरा टॉपिक बात करते हैं, जिसमें हम देखेंगे स्फुटित परागकोश की अनुप्रस्थ काट और देखेंगे इंटरफेरोन। आई होप ये दो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आए तो कमेंट करके हमें बता देना। आइए हम तीसरा टॉपिक भी शुरू कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तीसरा हमारा टॉपिक है स्फुटित परागकोश की अनुप्रस्थ काट। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, आप इसे अवश्य देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितनी बार कहें इतने बार कम है इंपॉर्टेंट। ट्रिपल स्टार आप लगा लीजिए इस पर, क्योंकि ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा। ये डायग्राम हम आपको समझा देते हैं, इसमें क्या होता है बस आप इसको बना लेना, समझिएगा। इसकी जो ऊपरी लेयर होती है इसे एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा कहते हैं। जो अंदर वाली होती है एंडोथीसियम यानी कि आंतरिक यानी कि एंडोथीसियम आंतरिक त्वचा या आंतरिक परत कह सकते हैं, आंतरिक लेयर, और ये बाहरी लेयर। और यहाँ पर ये आपको एक बंडल जैसी संरचना दिखाई देती है, यहाँ को इसको कहते हैं संवहनीय ऊतक, इसको इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप देखिए, संवहनीय ऊतक और कनेक्टिव टिश्यू बात एक है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे ऐसे, इन पर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके सभी पे, ठीक है, क्योंकि परागकण है। परागकण यानी कि पोलन ग्रेन यानी कि परागकण, ठीक है। तो आई होप ये चित्र आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप इसको अवश्य बना लेना, क्योंकि ये टॉपिक और ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। और आप देखिए, हम आपको एक बात बता दें, अगर आप कोई भी चित्र बनाते हैं तो उसके नीचे एक चीज़ लिखना ना भूलें, क्योंकि बहुत से एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि बच्चे को पता नहीं लगता है किसने ऐसे बना दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लिख दें कि हमने बनाई है स्फुटित परागकोश की अनुप्रस्थ काट, तो उसके नीचे लिख दें, चित्र के नीचे, जिससे क्या होता है इस चित्र की भी शोभा बढ़ जाती है और आपका जो लिखा हुआ है उस पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है कि हाँ क्लियर है कि हमने ये चीज़ ही बनाई है। ये हमारा फार्मूला होता है कि बोर्ड एग्जामिनर को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें कि, और आप बोर्ड में कॉपी लिखते समय ज़्यादा काटापीटी ना करें, वो यानी कि ओवर राइटिंग ना करें। बाई चांस आपसे कोई शब्द गलत लिख गया है, अगर ज़्यादा गलत है तो आप उसको काटिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। जैसे एक शब्द गलत लिखा है आप इस पर ऐसे कर दीजिए, समझने वाला समझ जाएगा। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं आप इसको लीप दें, तो वहाँ पर वो क्या होता है डार्क हो जाता है, लाइट मारने लगता है, तो वहाँ पर चमकने लगता है, तो एग्जामिनर सोचता है बच्चे ने क्या खिचपिच कर दी। तो वहाँ पर आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है इन बातों को, ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करना है, ज़्यादा हैंड राइटिंग आपको अच्छी रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं, चौथा टॉपिक इंटरफेरोन है। ये टॉपिक भी छोटा है, लेकिन छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा काम है, समझिएगा। इसमें इंटरफेरोन आप अगर अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना तो हमें बता देना कि कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। आप अभी अगर अनसाल पेपर उठाते हैं, हर साल क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर ये मिलेगा। अब हम बात करते हैं रोगाणुओं से संक्रमित सेल्स जो होती हैं। होता क्या है, जो रोगाणु से एक बार संक्रमित सेल्स हो जाती हैं वो क्या करती हैं, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करती हैं, और वो उस प्रोटीन का क्या कर देती है, स्त्रवण कर देती हैं, जिससे जो हमारी दूसरी सेल्स हैं उनके ऊपर स्त्रवण कर देती हैं, उसके ऊपर एक लेयर ऐसी बन जाती है। और वो लेयर क्या काम करती है, अगर कोई भी सेल्स आती है, दूसरा रोगाणु वायरस आता है तो उससे कोई फर्क भी उन पर नहीं पड़ता है, जो नॉर्मल सेल्स थी। यही टॉपिक है, समझ लीजिए एक बार और। रोगाणुओं से संक्रमित कोशिकाएं, जो रोगाणु से संक्रमित सेल्स हो जाती हैं, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करती हैं। जो रोगाणु से संक्रमित सेल्स हो जाती हैं वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करती हैं, जो क्या करती हैं, जो शरीर के अन्य कोशिकाओं को रोगाणु संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है, इंटरफेरोन कहलाता था। आई होप स्टूडेंट ये चारों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। 100% इस टॉपिक से आपको 100% क्वेश्चन फंसेंगे, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेना, ये हमारी राय है। हम आपकी बोर्ड की तैयारी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अच्छे से कराएंगे। अब हम सीरीज लेके आने वाले हिंदी, इंग्लिश की, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम।